वेलकम बैक स्टूडेंट टू मानवी क्लासेस। दिस इज़ मोहित झा। आई होप आप सभी ने पार्ट वन देखा होगा इस चैप्टर का। अगर पार्ट वन अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट वन जाके कंप्लीट कीजिए ताकि आपको आगे समझने में हेल्प मिलेगा। So without any delay, let's start with the first chapter of your Maharashtra history textbook, historiography part 2. लास्ट पार्ट में हमने किया था व्हाट इज meant बाय हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट इज meant बाय ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। ये पार्ट में हम करेंगे कि व्हाट इज meant बाय मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी और कुछ नोटेबल स्कॉलर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन फोर पिलर्स। ठीक है, चार स्तंभ के ऊपर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की स्थापना हुई है, एस्टैब्लिश हुआ है फोर पिलर्स पे या फिर फोर मेन कैरेक्टर्स पे। तो एक एक मेन कैरेक्टर्स हम उसके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप कोई भी इलॉजिकल बात, आप कोई भी अनसाइंटिफिक थॉट्स नहीं डाल सकते इसमें, वो साइंटिफिक होनी चाहिए पहली बात तो। और वो उसमें उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी आप अ, बेतुकी चीज़ों के बारे में आप अपने हिस्टोरियोग्राफी अपनी थियोरी में नहीं डाल सकते। आप जो भी अपनी थियोरी डालोगे, आप जो भी अपनी थियोरी प्रेजेंट करोगे, उसके बाद आपको उन रेलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर्स भी आने चाहिए। अपने ही हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, अपनी थियोरी के बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछे और आपको आंसर नहीं आए तो ये गलत बात होगी। ठीक है, तो वो रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स कि थिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है, जो इंसानों के रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। अभी डिवाइन इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को या फिर गॉड को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हिस्ट्री में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि गॉड का और ह्यूमंस का कोई भी कनेक्शन है। नहीं, आपने अपने इतने स्टैंडर्ड्स में हिस्ट्री पढ़ा है, कोई भी स्टैंडर्ड्स में आपको यह नहीं सिखाया गया होगा कि गॉड भी कहीं ना कहीं ह्यूमन से कनेक्टेड है। नहीं, आपने हिस्ट्री में सिर्फ ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ी है, ना कि गॉड्स की हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, तो अपने हिस्ट्री में कहीं भी इंटर रिलेशंस नहीं है गॉड का और ह्यूमन डीड्स का। इसी को हम एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक का यही मतलब होता है कि थिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन काइंड, सिर्फ इंसानों के इतिहास के बारे में या उसके क्वेश्चंस को के बारे में जो पूछा जाए उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग थर्ड पढ़े। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जैसे जो क्वेश्चंस आपको अपनी थियोरी के बारे में पूछे जाएंगे, आप जब खुद से आप इस क्वेश्चंस को पूछोगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स के साथ साथ कुछ रिलायबल एविडेंस भी देने पड़ेंगे, कोई भरोसेमंद एविडेंस भी देने पड़ेंगे जो आपकी थियोरी को प्रूव करे, आपकी थियोरी को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे, स्ट्रॉन्ग बैकअप दे। ठीक है, आप कोई भी ऐसे बेतुकी बातें नहीं कर सकते, हवा में बातें नहीं कर सकते कि आपने कहीं डायनासोर देख लिया, अपने घर के नीचे क्या कुछ देख लिया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने थियोरी में, हिस्टोरियोग्राफी में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको इन सारी की सारी चीज़ों का रिलायबल एविडेंस देना पड़ेगा जिससे लोग आपकी बातों पे भरोसा कर सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है हमने पहले ही लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी यूज़फुल क्यों है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हमारे इतिहास का एक ग्राफ बताती है, हमारे पास का एक ग्राफ बताती है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। एक मैनकाइंड जर्नी बताती है विच हैज़ बीन स्टार्टेड राइट फ्रॉम द एप्स एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल मैन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है मैनकाइंड की जर्नी है वो हमें हिस्ट्री शो करती है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ गए होंगे, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फोर पिलर्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। ठीक है, अभी जो हिस्ट्री जो वर्ड है या हिस्ट्री जो टर्म है, वो ओरिजिनली एक ग्रीक टर्म है या ग्रीक लैंग्वेज से हिस्ट्री वो टर्म को या वर्ड को लिया गया है।
और हिस्टोरियोग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो भी कहीं ना कहीं ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से ही देखने मिलता है। ग्रीक हिस्टोरिकल राइटर्स ने ही उसकी फाउंडेशन की है, या फिर जो हम बोल सकते हैं जो पायनियर है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, वो है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो एक ग्रीक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, ग्रीक हिस्टोरियन है। ठीक है, 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में एक बुक लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। और द हिस्ट्रीज में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये 4 बेसिक पिलर्स या 4 पिलर्स, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने बात की थी। So let's start with the second topic, development of scientific perspective in Europe and historiography। ठीक है, यूरोप में और हिस्टोरियोग्राफी में कब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ने जन्म लिया है, कब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ, टिल द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी तक आते आते यूरोप हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फिलोसफी एंड साइंस। ठीक है, फिलोसफी और साइंस में यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली थी 18th सेंचुरी आते आते। अभी आपको पता होगा कि साइंस का क्या मतलब होता है, बट फिलोसफी का क्या मतलब होता है। फिलोसफी मीन्स द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ह्यूमन थॉट्स का नेचर क्या है, और सोसाइटी कैसे सोचती है, दुनिया वगैरह कैसे सोचती है, रियलिटी एंड ऑल, वो सब फिलोसफी में पढ़ा जाता है। तो 18th सेंचुरी आते आते यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया था इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो जो इनके स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मेथड्स को, ठीक है, साइंटिफिक जो उन्होंने नॉलेज पाई थी उसको क्या किया, उन्होंने हिस्टोरिकल और सोशल ट्रूथ्स में उसको अप्लाई किया। ठीक है, ताकि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले क्या हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है क्या, किसके मदद से, साइंटिफिक मेथड्स के मदद से। ठीक है, और फिलोसफिकल डिबेट्स होने लगी, डिस्कशंस होने लगे हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी पे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लोग साइंटिफिक मेथड से या फिर फिलोसफिकल डिस्कशन से चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के पहले वो लोग क्या करते थे, जब यूरोप में फिलोसफी और साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तब वो लोग क्या करते थे, डिवाइन फिनोमिना को यूज़ करके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्लियर आउट करते थे, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानते थे, ट्रूथ्स के बारे में जानते थे, बाय अप्लाइंग डिवाइन फिनोमिना। डिवाइन का जैसे मैंने पहले मतलब बोला कि गॉड को या फिर भगवान को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में एक जगह पे बहुत बड़ा फ्लड आया होगा या सुनामी आई होगी, तो आजकल के मॉडर्न हिस्टोग्राफर क्या करेंगे, हिस्टोरियन क्या करेंगे, साइंटिफिक और फिलोसफिकल मेथड्स को यूज़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट नहीं, प्रायर टू द 18th सेंचुरी लोग कैसे सोचते थे कि हाँ, गॉड के एंगर के वजह से, गॉड के रेज के वजह से, भगवान के गुस्से के वजह से ये चीज़ हुई होगी। ठीक है, सुनामी आई होगी या फिर फ्लड आया होगा बिकॉज ऑफ डिवाइन्स रेज। ठीक है, तो ये डिवाइन फिनोमिना पहले चलता था, बट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में या फिर 18th सेंचुरी के बाद ये चीज़ें ग्रेजुअली चेंज होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे वो सिनारियोस चेंज होने लगे। 1737 क्राइस्ट एरा में गॉटिकन यूनिवर्सिटी, नाम याद रखना है, गॉटिकन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी। कहाँ पे, जर्मनी में। ठीक है, ये एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वाली, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था हिस्ट्री का। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, बट जैसे जैसे लोगों को इम्पोर्टेंस पता चला हिस्ट्री के बारे में, तो एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी, गॉटिकन यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट 1737 में इसको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया गया। फिर धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड वाइड भी होने लगा। आइए कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये ऐसे नोटेबल स्कॉलर्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में समझने में। ओके, सो द फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर्स इज रेने डिस्कार्टस। ठीक है, रेने डिस्कार्टस, इनका नाम याद रखना है, बर्थ डेट 1596 और डेथ डेट 1650। तो लेट्स स्टार्ट विद रेने डिस्कार्टस। रेने डिस्कार्टस बहुत ही पहले, बहुत ही बोल सकते हैं हम स्टार्टिंग के हिस्टोरियोग्राफर थे। उनकी एक बुक है, आप सभी को बुक याद रखनी है, डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। ठीक है, बुक याद रखनी है, डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। उन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने क्या कहा था, नेवर टू एक्सेप्ट
anything for true till all grounds of doubts are excluded। इसका क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उन्होंने क्या बोला था कि आप जब भी हिस्टोरियोग्राफी करते बनाते हो, एक हिस्टोरियन जब हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर एक क्रिटिकल नैरेटिव लिखता है तो उससे पहले वो क्या करता है, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उसको मिला है, ठीक है, जो भी हिस्टोरियोग्राफी उसको मिली है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखे कि जब उसको ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है तो उसके पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिससे वो ये उसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है। तो रेने डिस्कार्टर्स का भी यही कहना है कि जब भी आप एक हिस्टोरिकल नैरेटिव लिख रहे हो कोई भी हिस्टोरियोग्राफी पे, तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, उसको बहुत बारीकी से जांचो, उसकी हर एक एंगल से उसको आपको जांचना चाहिए, ताकि हम आने वाले जनरेशन को गलत हिस्ट्री ना पढ़ा पाए। जैसे हमने पहले ही देखा था कि हिस्ट्री जो लिखी गई है, जो बताई जा रही है, आपको वो ही माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है उसको ना मानने का। ना आप उस वापस उस सिनारियो में जा सकते हो, उस इवेंट में जा सकते हो, ना उस इवेंट को आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास कोई चारा नहीं है आपको जो लिखा गया है, जो आपको बताया जा रहा है, उस पर भरोसा करने के। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में गलत हिस्ट्री लोगों को पता चल जाए। इसीलिए उनका ये कहना था कि आपको जब तक सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, आपका जो डाउट है, ज़रा सा भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो जाता उसके बारे में, तब तक आपको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, रियल भी है या नहीं, उसमें जो लिखा है वो सही भी लिखा है नहीं। कब तक, जब तक आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट ना चला जाए। ठीक है, तो ये कहना था रेने डिस्कार्टस का। नाम याद रखना है रेने डिस्कार्टस, बुक याद रखनी है डिस्कोर्स ऑफ मेथड, और क्या बोला था वो याद रखना है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वोल्टायर, नाम 1694 टू 1778। ठीक है, उनका असली नाम था फ्रैंकोइस मारी अराउट। ठीक है, वो एक फ्रेंच थे, जैसे नाम से पता चलता है। उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि हाँ, हिस्टोरिकल ट्रुथ और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को अरेंज करना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल ट्रुथ जानना, क्रोनोलॉजिकली इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स को अरेंज करना। बट इन्हीं के साथ साथ, ठीक है, सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सब के बारे में भी इक्वली नॉलेज रहनी चाहिए। ये इन सब को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी में, हिस्टोरिकल रिसर्च में। जितना हम हिस्टोरिकल ट्रूथ्स और इवेंट्स को देते हैं, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को, उतना ही हमें इन सब को भी देना चाहिए। क्यों इन सब को देना चाहिए? कि हम सब राजा महाराजाओं के कॉन्क्वेस्ट के बारे में, पराक्रम के बारे में, कितनी लड़ाइयाँ जीती, किससे लड़ाइयाँ जीती, उनके बाद कौन आया, तो उनके पहले कौन था, उन्होंने क्या क्या फॉर्मेशंस लाए, ट्रांसफॉर्मेशंस किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बट क्या हमें ये सब कुछ बताती है? नहीं। हमें हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्टोरियोग्राफी बनाने के लिए हमें एक ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उन उन टाइम पीरियड के, उस इवेंट के एक आम इंसान के बारे में क्या राय थी, या फिर एक आम इंसान कैसा जीता था, वो सब भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरियोग्राफी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक राजा महाराजाओं की लाइफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने वोल्टायर का जो काम था काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम था हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और दो नोटेबल स्कॉलर्स, और भी नोटेबल स्कॉलर्स हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। बट आज मैंने जितना भी पढ़ाया उसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट और इन्जॉयबल दोनों लगा होगा, नॉलेजेबल। ओके, थैंक यू एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम।